नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा ई ऑफिस परियोजना जैसी चीजों का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में स्लाइड्स में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं आज की खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीरो जीएसटी रिटर्न भरने वाली जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उन पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी की जो परिषद थी उसमें 2 निर्णय लिए गए। 5 करोड़ रुपए तक के जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं उन छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्याज दर 9% कर दी है और छोटे करदाता 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न भरने की जो तिथि है उसको सितंबर तक बढ़ा दिया गया है और इस पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार किया जाएगा। इसके अलावा पान मसाला पर कर लगाने की संभावना पर भी अगली बैठक में चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है। न्यायालय की एक बेंच ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहयोग करें और इस बारे में संबंधित जो लेबर कमिश्नर हैं उनको अपनी रिपोर्ट दें। न्यायालय ने कहा कि वह गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के अंदर एक एक्स्ट्रा एफिडेविट दाखिल करें। ये जो सर्कुलर था इसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यायालय इस सर्कुलर के विरोध में जो विभिन्न कंपनियों की जो याचिकाएं हैं उन पर अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 पर। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है और अब ये 49.47% हो चुकी है। अब तक 1,47,194 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,842 लोगों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक जो पेशेंट हैं वो ठीक हुए हैं और इन्फेक्टेड लोगों की जो संख्या है उसके दोगुने होने की दर लॉकडाउन के शुरू में पहले 3.4 दिन थी, अब वो बढ़कर 17.4 दिन हो चुकी है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो मरीज दोगुना हो रहे हैं वो 17.4 दिन में हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग जो कंपटीशन था उसमें एंट्री भेजने की लास्ट डेट जो थी उसको 21 जून तक बढ़ा दिया है। हमने कल की वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। आयुष मंत्रालय ने एक ट्वीट करके कहा कि योग करने वाले लोगों की मांग पर इस अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। इससे पहले जो लास्ट डेट थी सबमिशन की वो 15 जून थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो कार्यक्रम हुआ था 31 मई को उसमें इस कंपटीशन की घोषणा की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया की जो रुचि है वो योग और आयुर्वेद में बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। बिहार में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कुवैत में फंसे 171 यात्री कल दोपहर बाद गया पहुंचे। वापस आए यात्रियों को 7 दिन के लिए होटल में भुगतान आधार पर क्वारंटीन में रखा गया है। अब तक लंदन, ओमान, कतर, किर्गिस्तान और म्यांमार से 23 विमानों द्वारा 3021 फंसे यात्रियों को राज्य में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। जो एंट्री गेट होगा उसमें सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा और कर्मचारियों की जो एंट्री और जो एग्जिट के जो गेट होंगे वो अलग अलग होंगे। जो
कतार प्रबंध और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए विशेष निशान बनाए जाएंगे। पार्किंग स्पॉट्स होंगी और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई भी की जानी चाहिए और फेस कवर, मास्क, दस्तानों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये ऑफिस के लिए सरकार के दिशा निर्देश हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सभी 75 जिलों के अस्पतालों और 6 मेडिकल कॉलेजों में ट्रू नेट मशीनों का उद्घाटन किया। इन मशीनों के जरिए जो कोरोना मरीज होते हैं, जिनके ऊपर डाउट है कि कोरोना मरीज हो सकते हैं, वो उनकी जांच के नतीजे 1 घंटे के भीतर हासिल होंगे और हर मशीन एक दिन में 20 से लेकर 25 नमूनों की जांच करने में सक्षम रहेगी। तो ट्रू नेट मशीन है जो कि जल्दी जांच कर देती हैं कोविड-19 की। प्रदेश के हर जिले में लगी ट्रू नेट मशीनों से गैर कोविड मशीनों की आपातकालीन चिकित्सा में आसानी होगी और इनकी मदद से एएनसी, प्री सर्जिकल और जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनके मामलों की जांच अब सभी जिलों में हो पाना संभव हो जाएगा। कोरोना की जांच ना होने की सूरत में इन मशीनों का जो इस्तेमाल होगा वो टीबी की जांच के लिए हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून में 2000 मीट्रिक टन से अधिक चने का वितरण भी किया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं हमारी, उनमें कुल 11,68,000 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने करीब 8 करोड़ माइग्रेंट जो मजदूर हैं और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि देश में 8 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज का भंडार उपलब्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल में 74 करोड़ लाभार्थियों को 37 लाख मीट्रिक टन अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 5,50,000 मीट्रिक टन दाल भेजी गई है, जबकि 3,06,000 मीट्रिक टन दाल डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 उर्वरक कारखानों को फिर से खोलने की कार्य की प्रगति की समीक्षा की। ये कारखाने हैं गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, रामागुडम उर्वरक और रसायन लिमिटेड तथा तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड। इन कारखानों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मंडाविया ने संबंधित प्राधिकरण को परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। केंद्र ने भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति 2012 की घोषणा की थी तथा इसी नीति के तहत सरकार बंद पड़े उर्वरक कारखानों को फिर से खोलने का कार्य कर रही है। अभी हमें जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बाहर से आयात करने पड़ते हैं और इनको खोल के सरकार अपने आप को इस बारे में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की तरफ बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गुणवत्तायुक्त घरेलू उत्पादों के आधार पर समृद्ध होगा जो वैश्विक लेवल पर कंपीट कर पाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रमाणन तर्कसंगत, पारदर्शी और बिना किसी हेरफेर के होना चाहिए। श्री गोयल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा सत्कार, परिवहन, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और छोटे उद्योग क्षेत्र में भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने चाइल्ड लेबर का उन्मूलन करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी देश के का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण करके सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री गंगवार एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सहयोग से नई दिल्ली में एक वेबिनार जिसका टाइटल था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, इसका आयोजन किया गया था। हमने कल की वीडियो में बताया था स्टैटिक फैक्ट्स में कि 12 जून को हमारे यहाँ पे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वेबिनार था। आगे बढ़ते हैं। हमारे होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी राज्यों और यूटीज के मुख्य सचिवों को देश भर में राजमार्गों पर आवश्यक वस्तु का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। चीफ सेक्रेटरीज को लिखे एक लेटर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो नेशन वाइड कर्फ्यू है उसका हवाला देते हुए श्री भल्ला ने कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये देश भर में लोगों की गैर जरूरी आवागमन को सख्ती से रोकने के लिए हैं तथा जो सप्लाई चेन है उसके रूप में आवश्यक वस्तु के लदान और उतारने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। यानी कि केवल लोगों की जो गैर जरूरी मूवमेंट्स है उनको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है,
बाकी जितने भी असेंशियल चीजें हैं उनके करने के लिए लॉकडाउन यहाँ पर नहीं लागू है। यात्रियों को ले जा रही बसों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य सरकारों को और राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों और मालवाहनों का आवागमन सुगम बनाना चाहिए और बसों, रेलगाड़ियों और विमानों से उतरने के बाद यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक जाने की अनुमति होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण प्रणाली अपनाने के साथ ही पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इससे कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, तेजी और तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो सुनिश्चित होगी। पूरी तरह से डिजिटल होने के बाद प्राधिकरण का कामकाज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा और परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, निर्णय और मंजूरी ऑनलाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। वॉइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता जो है उन्होंने कल विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। श्री दासगुप्ता जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से संबद्ध है। इन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था और इन्हें नेविगेशन और डायरेक्शन का विशेषज्ञ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसून की। साउथ वेस्ट मानसून जो है उसके अगले 24 घंटों में गुजरात पहुंचने की संभावना है। कल राज्य के कई हिस्सों में मानसून पूर्व की जो बारिश हुई, इस प्री मानसून जो बारिश थी उसके बाद सौराष्ट्र के किसानों ने कपास और मूंगफली जैसी फसलों की बुआई शुरू कर दी है और इस वर्ष किसानों को अच्छे मानसून की उम्मीद है। तो देश के लिए एक अच्छी खबर है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई के लिए अत्याधुनिक समेकित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। इसका नाम आई फ्लोज मुंबई है तथा इससे कम से कम 3 दिन पहले बाढ़ का पानी भरने का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं चेतावनी प्रणाली है अपने आप में। इसके अलावा इस प्रणाली के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर मार्केट की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1190 अंक लुढ़ककर 32,348 के कल के न्यूनतम स्तर तक गिरने के बाद कारोबार की समाप्ति पर कुल 0.72% की बढ़त से 243 अंक ऊपर जाकर 33,781 पर बंद हुआ। तो पहले शुरुआत में गिरावट देखी गई, उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर उठा और थोड़ा सा ऊपर उठ के बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी था वो भी 71 अंक बढ़कर 9,973 पर बंद हुआ। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसमें रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 75.84 प्रति डॉलर के स्तर पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के जाने माने शायर आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का कल दोपहर बाद नोएडा में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 93 ईयर्स ओल्ड थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख इंकलाबी शायर देहलवी को कोविड-19 जांच के बाद 1 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट की खबर की ओर। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों को में निर्धारित समय सीमा के अंदर ई ऑफिस की शुरुआत करने की सलाह दी। डॉक्टर सिंह ने एक वेबिनार में कहा कि ई ऑफिस परियोजना से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। इससे प्रशासन में आसानी, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित प्रणाली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस परियोजना डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है और अब तक 55 मंत्रालयों ने इसे लागू कर दिया है। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 13 जून है। 13 जून 1983 को पायनियर 10 जो था वो मानव निर्मित ऐसी पहली वस्तु बना जो कि सेंट्रल सोलर सिस्टम को पार कर गया। तो ये जो स्पेस प्रोब थी अपने आप में, जो कि अमेरिका द्वारा नासा द्वारा छोड़ी गई थी और ये नेपच्यून से भी बाहर निकल गया, तो हमारे सेंट्रल सोलर सिस्टम से बाहर निकल के ये आगे चला गया। 13 जून 2003 को इंग्लिश काउंटी क्रिकेट टीम्स ने पहला ऑफिशियल T20 मैच खेला था। तो T20 मैचेस की शुरुआत भी 13 जून 2003 से हुई थी। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये स्किन की एक बीमारी होती है। इसे 2015 से मनाया जा रहा है और इस साल की इसकी थीम है मेड टू शाइन। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, share it with all your friends and do not forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, bye.